तो आपने एएमयू को लिखा ग्राम्स में तो भी चलेगा, 1.66 into 10 to the power of -24 ग्राम। एक तो ये आ गया था बस, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट ना अपन इसके भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके 60 वाले क्वेश्चन है ना, 60th वाले क्वेश्चन के भी एक दो पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक दो कॉलम डिस्कस करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि अपन को एक दो अपन कॉलम डिस्कस करते हैं। तो एक तो अपन को गिवन था आइसोटोप 1, आइसोटोप 2, कंपोजिशन ऑफ द हेवियर आइसोटोप। देख भाई, अपन को पता है कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप और एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपन ने लिखा था, दैट इज इक्वल टू होता है A1X1 प्लस A2X। तो अपन को गिवन था दो आइसोटोप थे, अपन को परसेंटेज बाय मोल्स बताने थे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, A1 का X% ले लेते हैं और A2 को 100 माइनस X% ले लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन कहेंगे एवरेज मास अपन को गिवन है दैट इज Z, और ये अपन को गिवन है Z-1 इंटू, मैंने आपसे कहा था इसको X ले लो और इसको ले लो आप Z+3 इज इक्वल टू दिस इज 100 माइनस X। अपन इससे कैलकुलेशन करते हैं, डिवाइड बाय 100 भी कर लो आप, क्योंकि फ्रैक्शन लेना है अपन को, परसेंटेज हटाना, ये X% था। तो अपन लिखेंगे Z विल बी इक्वल टू ZX, इसको 100Z कर दो। सो ZX माइनस X प्लस 300 दैट इज Z 100Z। तो इसमें 100Z है, माइनस ZX करेंगे अपन, प्लस 300 करेंगे अपन, माइनस 300 कैलकुलेशन। ये तो कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। 300 लिखा अपन ने, ये 3x है। 4x इज इक्वल टू अपने पास ये आया, और x इज इक्वल टू अपने पास 75 है, ये होगा। अब अपन इसमें क्या करेंगे, जो अपन को क्वेश्चन गिवन है इसमें अपन देखेंगे भाई अपना आंसर क्या आना चाहिए, वो देखते हैं अपन, ठीक ना। अब आंसर अपन पढ़ेंगे, आंसर कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं अपन ना। ए ऑप्शन के आंसर ऐसे पढ़ेंगे, 25% बाय मोल्स अपन को हैवियर आइसोटोप चाहिए। तो देख भाई, हैवियर आइसोटोप का मतलब है, अगर मान लो मेरे पास Z का वैल्यू गिवन है 5, तो ये हो जाएगा -1, तो हो जाए अगर Z का वैल्यू, इफ मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, इफ Z इक्वल टू 5 ले लेता हूं, तो ये वाला A1 जो होगा वो हो जाएगा 4, और A2 जो होगा वो हो जाएगा 5 + 8। दिस इज लाइटर न्यूक्लियर आइसोटोप, दिस इज हेवियर आइसोटोप, ये हेवियर है। तो वो अपन से कह रहा था कि भाई हेवियर आइसोटोप पी ऑप्शन में, हेवियर आइसोटोप इज 25%, मतलब अपन को X अगर आ रहा है 175, तो हेवियर वाला A2 जो है वो 25, तो P वाला हो जाएगा बाय मोल्स। अपन ने वो मोल्स लिए हुए, मास नहीं। 50% बाय मोल्स, तो 50% तो नहीं आएगा, क्योंकि 75 और 25 का रेशियो आ रहा है अपने पास। अब आ रहा था अपने पास परसेंटेज बाय मास डिपेंड्स ऑन द Z। अब अपन कहेंगे देख भाई, इसमें Z का वैल्यू 5 है ना, अब इसका परसेंटेज बाय मास इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पर लिखा कि इधर अपने पास कितना 75% है, तो इसका X का वैल्यू 75, मतलब इसका 75% पार्ट ले लो और इसका 25% पार्ट ले लो। भाई अपने पास परसेंटेज ऑफ वैल्यू विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ Z। तो जब Z का वैल्यू आपने 5 लिया,
तो मेरे पास परसेंटेज कितना आ रहा था जेड हेवियर आइसोटोप का, वो देखते हैं। तो इसका 25%, सो 8 इंटू 25/100 आएगा, और प्लस ये आएगा 4 इंटू 75/100, ये लिखेंगे भाई अपन। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, तो अपन कहेंगे 0.25 इंटू 8 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2, और प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 0.75 3, तो 7 आ रहा है, जबकि अपन ने कितना लिया था 5। अब अपन कहेंगे अच्छा इस वैल्यू को चेंज करें तो फिर अपना अलग वो 7 से अलग आ जाएगा। तो फिर अपन कहेंगे अच्छा परसेंटेज बाय मास डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जेड, इसका कितना परसेंट बाय मास होगा हेवियर आइसोटोप का, वो तो जेड के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर आप 5 ले रहे हो तो इसका मास 2 है, अगर इसका वैल्यू आप 10 लोगे तो फिर सर वो Z5 कैसे आया? नहीं, ये एग्जांपल ले रहे हैं, इफ लिखा ना इधर, इफ मैंने थोड़ी कहा, वो तो मुझे एज्यूम करना है कि मैं एज्यूम करूंगा तो कितना आएगा, मेरी मर्जी में 10 एज्यूम करूंगा। तो अपन ये करें कि वो यही तो लिख रहा है, उसने कुछ नहीं दिया अपन को परसेंटेज, बस लिखा परसेंटेज बाय मास डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड पे डिपेंड करेगा कि आप क्या वैल्यू ले रहे हो जेड का, उस पर डिपेंड करेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब जिनमें भी माइनस और प्लस हो रहे हैं वो उसमें मतलब सभी में जो परसेंटेज बाय मास होगा वो सारा का सारा जेड पे वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आप जेड का वैल्यू कितना ले रहे हो, वो अपन को बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो अपन दूसरा वाला ले लेते हैं, z+1 और z+, अब इसमें आप कैलकुलेशन तो सारे कर सकते हो। तो ये z के वैल्यू पे मतलब अपन देखेंगे कि भाई यहां पर अगर अपन ने 5 का वैल्यू लिया, 5 लिया तो 2 और 3 आ रहा है, और अगर मान लो मैंने यहाँ पर 10 लिया तब भी उतना ही मास आ रहा है, 2 + 3 5 आ रहा है। तो फिर अपन कहेंगे कि फिर उस केस में, क्योंकि देखो इधर अपन ने 3 लिखा ना, टोटल तो 5 ही रहेगा क्योंकि इनिशियल 5 है। अगर आप इसको 10 लिखोगे तो वो तो 10 ही रहेगा, लेकिन हेवियर का जो मास है वो डिपेंड करेगा कि आपने ये वैल्यू कितना ले रखा है, उसके हिसाब से जेड का वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हेवियर का मास ज्यादा आ रहा है और लाइटर का मास कम आ रहा है, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ जेड पे। तो अपन दूसरा कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लो अपन ने किया बी वाला पार्ट, तो बी वाले पार्ट में कैलकुलेट कर लेंगे भाई। एक तो ए कैलकुलेट किया अपन ने, अब बी वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। बी वाले में क्या गिवन है अपन को, z+2, तो ये वाला पार्ट तो अपने पास z+2 है, और लाइटर आइसोटोप जो है वो अपने पास नहीं, अब अपन ने दो आइसोटोप ले रखे हैं, एक z+1, एक z+1 है, और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं अपन x/100, एक को x ले लेते हैं और हैवियर वाले को अपन ले लेते हैं z+3, और ये हो जाएगा 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, इसमें भी कैंसलेशन होंगे और देखते हैं क्या आता है। एलसीएम लूंगा तो 100 इधर आ जाएगा, 100 इंटू z+2, ये कैलकुलेट कर लेंगे अपन, इसको लिखेंगे zx प्लस x प्लस z100, या 100z लिखेंगे अपन, 100z माइनस zx प्लस 300 माइनस 3x, ये आ गया अपने पास। तो अपने पास होगा 100z प्लस 200 विल बी इक्वल टू, इधर zx को कैंसिल करता हूं, इधर 100z भी शायद कैंसिल हो जाएगा, सो x प्लस 100z प्लस 300 माइनस 3x। तो इधर अपन कहेंगे 100z तो कैंसिल हो गया, इधर 3x और इधर x है ना, तो 3x तो 2x आ जाएगा, तो इधर लेके जाएंगे तो 2x विल बी इक्वल टू आ रहा है 100, x इज इक्वल टू आ रहा है 50। अब ये 50-50% हो गया, मोल परसेंट। तो नेक्स्ट वाले में अपन क्या करेंगे, देख भाई इसमें q आ रहा है ना अपने पास q, तो अपने पास जो इसमें q आ रहा है, तो क्योंकि q में तो 50% गिवन है अपन को, तो q तो अपने पास आएगा। अब अपन चेक कर लेते हैं, जैसे अपन ने इसमें लिखा ना 100 वाला ना, तो जैसे अपन ने इसमें लिखा कि इसमें Q और R आ रहा था, वैसे P और R, वैसे ही इसमें अपने पास क्या आ गया, B वाले में Q आ गया अपने पास। अब बाकी तो मोल परसेंट 50% ये होगा, 50% ये होगा। हैवियर आइसोटोप ये वाला है, इसका भी 50% आ रहा है, तो दोनों 50-50% है। अब अपन कहेंगे इसमें, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मान लो इफ, अब फिर अपन एक ले रहे हैं,
अगर z का वैल्यू मैं 5 लेता हूं, सपोज करते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे इसमें लिया था, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो लाइटर आइसोटोप मतलब A1 जो होगा वो होगा आपका 6 और A2 जो होगा वो आपका होगा 5 + 3 8। चलो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो A का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 6 × 0.5 A1 हो जाएगा, एंड B का परसेंटेज कितना हो जाएगा, A2 का कितना हो जाएगा, 8 × 0.5। तो ये तो अपने पास 3 हो जाएगा, ये अपने पास, क्योंकि 0.5 होगा ना, और ये 0.5 होगा, तो ये तो 4 हो जाएगा, तो ये अपने पास 7 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हैवियर आइसोटोप अपन ने कौन सा लिया था, ये वाला Z+3, वो A2 था। तो इसका जो परसेंटेज होगा ना, जो मास, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या अज्यूम कर रहे हो, उस पे इसका वैल्यू डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगर आप 5 लोगे तो 4 आ रहा है, 10 लोगे तो अपन उस हिसाब से बता दें कि व्हाट इज द वैल्यू कमिंग। तो जो आइसोटोप आपने मिक्स किए उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं। अब मान लो अपने पास कहेंगे अपन भाई इसमें सी की बात कर लेते हैं। अब इसमें अपने पास ए और बी, इसके लिए बी के लिए आया अपने पास क्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपन को, और आर भी आ गया क्योंकि वो वैल्यू ऑफ जेड पे डिपेंड करेगा। अगर आप 5 लोगे तो आंसर कुछ और आएगा, अगर आप 7 लोगे तो आंसर कुछ और आएगा, उस टाइप से अपन बता दें। अब अपन सी की बात करते हैं। सी में आपने लिखा है, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, 2z लिखा हुआ है आपने, सी वाले में आपने 2z लिखा हुआ है, और लाइटर zx है, प्लस हेवियर 3z है। तो हेवियर वाले को 3z × 100 - x करेंगे, और परसेंटेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज है तो अपन को मोल परसेंट 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 200z विल बी इक्वल टू zx प्लस, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, तो 300z माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो 3zx आ जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई देखो इन दोनों में अगर चेक करेंगे, और ये zx है, तो zx कितना आ गया अपने पास, 2zx विल बी इक्वल टू 300 100z। मतलब मैं इसको कैंसिल करूंगा, और x इज इक्वल टू मेरे पास 50%। अब अपने पास x का वैल्यू 50% आ गया, जैसे अपन ने चेक किया कि भाई x का वैल्यू 50% आ गया, तो अपन इसमें 50% बाय मोल्स तो आ गया अपने पास, इसमें भी क्यू आएगा, भाई सी वाले में भी क्यू आएगा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे चलो z का वैल्यू 5 लेते हैं। तो z का वैल्यू जब आप 5 लोगे ना इसमें, इफ, जैसे अपन ने वहां पर किया ना, वैसे यहां भी करते हैं, इफ z इज इक्वल टू 5, जैसे इसमें लिया था अपन ने 5, तो अपन ने z का वैल्यू 5 लिया था, तो अपन ने ऐसे किया था कि भाई इसमें हैवियर और लाइटर ये अपन को गिवन थे जब अपन ने z का वैल्यू अज्यूम किया। अब मान लो z का वैल्यू यहां पर मैंने अज्यूम किया z इज इक्वल टू 5, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई जो लाइटर आइसोटोप है ना A1 का वैल्यू कितना होगा z, मतलब 5, और A2 का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी 3z, मतलब 50, ये आ जाएगा। अब अपन कहेंगे अगर इस, ये जो रेशियो है ना, ये 1:3 का रेशियो है, ये रेशियोज है अपने पास, क्या आ गया अपने पास 1:3 का रेशियो, आप देख लो उसमें, और 1:3 का रेशियो होगा, इसका मतलब है, अब अपन क्या करेंगे, ये 75% है, ये 25% है ना, ये 75% है, ये 25% है। अब अपन क्या करेंगे, नहीं, ये 3 है ना, तो वो वैसे लिखेंगे, तो ये 25% है, ये 75% है बाय मास, है ना, क्योंकि ये 15 है, ये 5 है। अब मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा नहीं नहीं, मैं तो ना z को ना 7 लूंगा, जैसे सब में कर रहे थे अपन, मैं तो 7 लूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। तो A1 आपका 7 हो जाएगा, और A2 आपका क्या हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, मतलब A1 और A2 ये अपने पास आ जाएंगे 7 3 21। इसका मतलब अभी भी ये 25% है, और ये 75% है। तो आप z का वैल्यू कुछ भी लो, आइसोटोप का परसेंटेज यही रहेगा, वो मास चेंज नहीं होंगे। जैसे यहाँ मास चेंज हो रहा था, 5 है तो यहाँ पर क्या कुछ और आ रहा था, और अगर वो है तो कुछ और आ रहा था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप चाहे 5 लो, चाहे आप 7 लो, ये जो वैल्यूज है, जो परसेंटेज बाय मास है, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ z, वो वही होता रहेगा। यहाँ पर डिपेंड कर रहा था ना, अगर z का वैल्यू अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पर जब अपन ने लिया था, तो अपन ने कहा भाई z इसके लिए है, फर्स्ट वाले के लिए, जब अपन ने कहा z का वैल्यू 5 है, तो अपन ने कहा भाई जो लाइटर न्यूक्लिय है ना, वो क्या हो जाएगा, 4 × x का वैल्यू 75 था, तो A1 जो था वो ये था,
0.75, 100 कर लेंगे ना 0.75, और A2 क्या आ रहा था, दैट विल बी इक्वल टू 4 into 0.25, तो ऐसे आ रहे थे। तो ये वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो नहीं आ रहा था, एग्जैक्ट रेशियो। जब अपन ने इसका वैल्यू 5 लिया तो कुछ इधर 4 नहीं होगा ना, अपन ने Z+3 था एवियर, तो क्या हो जाएगा, Z अपन ने 5 लिया तो +3 8 हो जाएगा, तो ये अलग आ रहा था। जब अपन 7 लेंगे तो ये रेशियो अलग आ रहा है, जब अपन 10 लेंगे तो रेशियो अलग आ रहा है। इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ Z। यहां पर आप Z का वैल्यू कुछ भी लो, रेशियो वही रहेगा। यहां पर Z का वैल्यू अगर आप चेंज करोगे ना, तो इनके जो रेशियोज हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ Z। तो इधर जो है ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ Z, लेकिन यहां पर परसेंटेज बाय मास इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ Z। आप Z का वैल्यू कुछ भी लो, वो 25 और 75 ही रहेंगे। वैसे ही अब आप डी में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन डी में करेंगे तो डी में बता देंगे, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप। ये आपके, और डी में कहोगे तो डी में भी कैलकुलेट कर देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। किसी को अभी भी डाउट है तो वो बोल सकता है, मैं उसे और डिस्कस करके बता सकता हूँ, बट दिस इज योर मैथ्स, है ना। बताओ। तो मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाउट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाउट है तो बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दो। तो वो जो एनोड रे और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके अंदर जो फोटोग्राफी प्लेट था उसका मटेरियल जिंक सल्फाइड ही था ना। हाँ, तो अगर कोई दूसरा मटेरियल यूज किए तो दूसरा मटेरियल यूज करेंगे तो वो ग्लो नहीं करेगा। नहीं सर, लाइक ग्लो का कलर डिफरेंट आएगा या नहीं, वो कलर मतलब, अब पहली बात तो ये कि मटेरियल को ग्लो करना चाहिए। ग्लो करेगा तो जिंक सल्फाइड पे इट विल बी मतलब रेड या ग्रीन, मतलब जो ग्लो हो रहा था वो आएगा। और अगर मटेरियल डिफरेंट होगा तो ग्रीन ग्लो नहीं आएगा, ग्लो कलर डिफरेंट हो सकता है दूसरे मटेरियल पे। जैसे और भी है, बेरियम सल्फाइड भी होता है, वो भी उन पे भी उनको भी यूज करते हैं। मतलब अल्टीमेटली जिन मॉलिक्यूल्स में या जिन कंपाउंड्स में फॉस्फोरेसेंस प्रॉपर्टी होती है, अपन उनको यूज करते हैं। जब उन पे लाइट फ्लो करता है तो उनको ग्लो करना चाहिए, तो वो अपन मटेरियल यूज करेंगे, दैट इज राइट। और बताओ, कोई और डाउट है तो? अदरवाइज अपन लास्ट टाइम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लास्ट टाइम जो अपन पढ़ रहे थे दैट इज तो रदरफोर्ड। सर मुझे डाउट है बोलो। सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में डिफरेंस है? बिल्कुल है। तो क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है, और डेंसिटी सॉलिड की भी हो सकती है। सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को उन लोगों ने डेंसिटी लिया था। हाँ, तो बता तो रहा हूं मैंने भी तो वही कहा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब लिखा होगा ना, तो इट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और जब आप डेंसिटी लिखोगे तो दैट डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। भाई सारे स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी होंगे, लेकिन सारे डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी होना जरूरी नहीं है। तो डेंसिटी भाई जैसे सॉलिड्स होता है, तो अपन इसको लिखते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, तो अपन क्या कहते हैं, मास अपन। ठीक है। जब लिक्विड होता है तो अपन कहते हैं लिक्विड का डेंसिटी, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन का डेंसिटी अपन कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो अपन कहते हैं भाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो वाटर ही होता है, इसलिए अपन उसको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। एक तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट जिसमें वो बनाया गया, रिलेटिव डेंसिटी है। बोलो।
बोलो किसी का डाउट है तो, और गैस होता तो वेपर डेंसिटी। अब बताओ। सर समझा। समझा, वो मैंने पता है इसलिए नहीं बताया अभी ये सब, वेट करो ना थोड़ा सा, मतलब एकदम से जैसे तुमने पूछा मैंने बता दिया, लेकिन अगर अपन सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे ना तो उसमें फिर अपन को डरना नहीं, क्योंकि जेई करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, होता तो आसान है, लेकिन शुरू में अगर अपन डर गए कि अरे यार इसमें बहुत पढ़ना होता है, जबकि बहुत पढ़ना नहीं होता है, प्रॉपरली मतलब सीक्वेंस में पढ़ते रहे पर बस अपना आंसर आएगा, उनका जेई होगा। अभी तो मैं किसी दिन बताऊंगा आपको कि जेई है क्या, वो तो बताया भी नहीं है, बताऊंगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपन, किसी और को कोई डाउट है क्या? नॉन No, sir. इंटीग्रल मतलब वो कह रहा है इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है 1 2 3 4, और नॉन इंटीग्रल का मतलब जो 1 2 3 4 नहीं है, नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल मतलब नॉन इंटीग्रल मतलब जो डेसिमल वाले फ्रैक्शंस होते हैं उनको अपन नॉन इंटीग्रल। समझ गए ना? अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी लाइक जे थॉमसन ने पहले की थी या विलियम क्रुक्स ने? देख भाई, अपन को बिल्कुल उसमें नहीं पढ़ना कि किसने क्या किया था, ठीक है ना? अपन को तो जे थॉमसन ने जो एक्चुअल में अपन को इलेक्ट्रॉन वर्ड निकाल के दिया, नहीं तो मतलब पहले तो वो नेगाट्रॉन बोल रहे थे, नेगाट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल है तो चलो नेगाट्रॉन। बाद में स्टोनी ने कहा नहीं भाई ये तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको, तो स्टोनी ने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन फिर जे थॉमसन का क्या, वो तो बेचारा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो अपन कहेंगे अपन को कोई मतलब नहीं, हमारे सिलेबस में है क्या नेगाट्रॉन और स्टोनी वगैरह सब, हमको मतलब, अपन को कहानी से बिल्कुल मतलब। पता क्या है बेटा, मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि ये सारी कहानियां जो तुम बोल रहे हो ना ये मैंने पढ़ाई हुई है, पढ़ाने में क्या होता है ना, अपन जुलाई कर लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और जो अपने मेन टॉपिक होंगे ना वो आगे आगे चलते रहे। मैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि बच्चे जो है ना, जो अगर कोई सीनियर होगा ना तो उससे पूछना, वो यही कहेगा सर को बोलना कि हमको ज्यादा कहानी ना सुनाए, ठीक है, हमको किसी की हिस्ट्री ना बताएं, सर को बोलना, वो आपको यही बोलेगा कि हमें किसी की हिस्ट्री नहीं चाहिए, आप सीधी बात करो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा नहीं तुम्हारा जुलाई आ जाएगा किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो हमारे मेन टॉपिक है वो छूट ही जाएंगे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आता है, अप्रैल मई जून 3 महीने हमने सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर निकाला, है ना? तो अपन क्या करेंगे कि भाई ठीक है, अपन को क्या मतलब, जो भी कर रहा होगा, थॉमसन ने अपन को एक्चुअल में कैथोड रेज दिखाए, तो अपन कहेंगे भाई देख, जिसने हमको एक्चुअल में बताया ना कि देख कैथोड रेज हैं, तो अपन कहेंगे वही हमारे लिए डिस्कवर हो गया। और मैंने तुमसे कहा भी था देख लास्ट टाइम कि जो टेबल बनाया था ना अपन ने प्रॉपर्टीज वाला, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो डिस्कवरी क्यों बताया आपने? वही तो है, बच्चे कहेंगे कि वो सर से बोलना वो कहानी ना सुनाए हमें, वो टेबल बना के सीधे आगे बढ़े, क्योंकि वो टेबल से ही आएगा एक आध क्वेश्चन, अगर अगर आया तो, नहीं तो उससे भी नहीं आएगा। सीधा बोलना कि भाई मॉडल पे चलो आप, तो जो मॉडल्स है। अब तो मुझे ये बताओ कि अपन ने लास्ट टाइम मैंने आपको थॉमसन मॉडल बताया था क्या? तो सर क्या वापस लास्ट की जो टेबल किया था बस प्रॉपर्टीज का टेबल, हाँ वो लास्ट। बस तो फिर अपन को सर AP1 को थॉमसन तक पढ़ाया था। AP1 को तुम्हें कैसे पता है? वो उसके ऊपर भी देखते रहते हो क्या वीडियो लेक्चर्स? लेक्चर अपलोड किए थे ना आप। अच्छा अभी आपको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट। अच्छा, वो भी नहीं बताया अभी मैंने। अच्छा एक नहीं काम सर, और कर वो सकते सिर्फ हो। AP1 को सर ने बताया। बताया। अच्छा तुम लोग ना सर एक सिर्फ काम, डिस्कवरी बताई थी। अच्छा नहीं चलेगा सर। बेटा, एक काम और करना तुम लोग ना, कि अपने क्लास में पढ़ो, लेक्चर उनके देखना। पता क्यों? क्योंकि मेरे सभी लेक्चर में आपको एग्जांपल मोस्टली डिफरेंट ही मिलेगा। हमको रोज पढ़ाना ना, यही एक ही चीज पढ़ाते पढ़ाते बोर हाँ हो सर। जाते। तो आप क्लास में पढ़ो, लेक्चर उनका देखना, और उनसे कहूंगा कि लेक्चर तुम्हारा देखें, तुमको एग्जाम्पल भी डिफरेंट मिलेंगे, पैटर्न भी डिफरेंट मिलेगा, कंसेप्ट एक ही रहेगा सब कुछ,
लेकिन उनको लगेगा अरे यार सर इन लोगों को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, हमको अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कंसेप्ट एक ही रहेगा, क्वेश्चन तुम्हारे भी सॉल्व होंगे, उनके भी सॉल्व होंगे। चलो अच्छा अपन शुरू करते हैं। जैसे तुमने कहा कि वो टर्म्स, वरना वो टर्म्स वगैरह मैं बाद में बताता, आइसोटोप आइसोटोन में बताने वाला नहीं था, तो तुमने याद दिलाया कि सर उनको बताया, हमें भी बताओ। चलो अच्छा ठीक है, तो अपन टर्म्स, वरना मैं नहीं बताने वाला था, मैं सीधा मॉडल ऑफ एटम पे आने वाला था। टर्म्स की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं तो बताते ही मैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। एक अपन लिख रहे थे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर है ना, तो सीधा सीधा मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, इस टाइप का तुमको बताना है। अगर कोई भी एलिमेंट होगा ना अपने पास, जैसे अपने पास कोई भी एलिमेंट अपन ने ले लिया ना, तो किसी भी एलिमेंट में अपन कहेंगे, अगर अपने पास कोई एलिमेंट एक्स है तो ये मास नंबर होगा और ये उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो इसको अपन एटॉमिक नंबर कहेंगे, है ना, एटॉमिक नंबर, और इसको अपन मास नंबर। अपन को पता है कि भाई मास नंबर जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर हमारे पास कोई, जैसे अपन को गिवन है, सपोज मैंने आपसे कहा Cl35 और 70, तो आपका पता है कि मास नंबर इज 35 एंड एटॉमिक नंबर इज 70, तो अपन कहेंगे प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17 और न्यूट्रॉन 18, ऐसे लिखेंगे। मास नंबर जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर मेरे पास सपोज ऐसे गिवन है, मैंने आपसे कहा मेरे पास में Cl माइनस आयन के फॉर्म में गिवन है, तो भी अपन इसमें कहेंगे दैट इज प्रोटॉन दैट इज 17, इलेक्ट्रॉन इज 18 एंड न्यूट्रॉन 18 इज 18। अपन ऐसे 18 चलेगा। वैसे ही अगर मेरे पास सपोज C गिवन है और मैंने लिखा सोडियम, सोडियम इज 23 एंड 11 एंड सोडियम आयन इज, जैसे अपन लिखेंगे दैट इज D, अपन सोडियम आयन लिख लेते हैं। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन विल बी दैट इज 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। अगर अपन सोडियम आयन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इज 10, प्रोटॉन इज 11 एंड न्यूट्रॉन इज 12। मतलब आयंस को लिखने से, कैटायन या एनाइन लिखने से, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे, एक्चुअली दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उनको अपन न्यूक्लियस, तो उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटायन लिखो या एनाइन लिखो, उनपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, राइट। दैट इज हाउ वी कैन राइट दैट कैटायंस और एनाइंस अपन बता सकते। दूसरा अपन लिखते हैं आइसोटोप्स, ठीक है ना, अपन आइसोटोप्स लिखेंगे, same atomic number, different atomic mass. तो अपन कहेंगे which elements which have same atomic number, Same atomic number, different atomic mass. different atomic mass, एटॉमिक मास होगा तो अपन इसे बता सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई सेम एटॉमिक नंबर, मतलब अपने पास ऐसे हो गया हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्रिशियम है, तो इन सब में एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर अपन इधर लिखेंगे वो सेम होता है। आइसोटोप्स में डिफरेंस आता है ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें एक ही प्रोटॉन है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स है, तो मतलब ये 3 हो जाएगा मास नंबर, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से उसमें डिफरेंस आएगा और मास भी आएगा। भाई अगर अपन H2 मॉलिक्यूल लिखेंगे तो मास इज 2 ग्राम्स, और D2 मॉलिक्यूल लिखेंगे तो मास इज 4 ग्राम्स, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन भी आ गया ना और एक प्रोटॉन के साथ साथ। तो अगर मैं H2O का मास लिखूंगा तो इट विल बी 18 ग्राम्स,
अगर मैं हैवी वाटर D2O का मास लिखूंगा तो इट विल बी 20 ग्राम्स, ये अपन को पता है। दैट इज द मास ऑफ हैवी वाटर, वो ड्यूट्रियम की वजह से मास में चेंज आया। सो दिस इज एग्जांपल 1 फॉर अस। अगर अपन एग्जांपल 2 लेते हैं तो अपन लिख सकते हैं एग्जांपल 2 में, दैट इज कार्बन 13, C12 and C14. कार्बन 14, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 14 ट्रेसेस में होता है, ये ऑलमोस्ट 2% होता Chlorine है भी ना एंड सर? दिस इज 98%। ठीक है ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। और भी लिख Chlorine. सकते- बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट आइसोबार्स। No sir. ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अपन आइसोबार्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स which have same atomic number, Same atomic mass, mass different but atomic different number. ठीक है भाई, एलिमेंट्स which have same right ना atomic mass now but different atomic number, तो अपन उनको बोलते हैं दैट इज राइट ना एटॉमिक नंबर आइसोबार्स। एग्जांपल भी लिख सकते हैं अपन, जैसे आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटेशियम 19 होता है और कैल्शियम 20 होता है एटॉमिक नंबर। दे ऑल हैव वी यूज्ड टू से दैट डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट देयर एटॉमिक मास इज 40। yes, same atomic masses but different atomic number, that is called isobars. Say it down. Similarly, I can write that isotopes. So Isotopes. isotopes. So तो अपन कहेंगे आइसोटोन वो होते हैं Same number of neutron. which have same number of neutrons. तो अपन लिख देते हैं भाई elements or atoms which have same number of neutrons, which have same number of neutrons. तो कभी कभी हमें न्यूट्रॉन सेम नंबर के लिए बनाने भी पड़ते हैं और कभी कभी ऑलरेडी किसी किसी एलिमेंट और एटम में प्रेजेंट होता है। जैसे अपन लिखेंगे भाई कार्बन 14 होता है तो ES6 होता है। कार्बन 14 अपन को पता है इट इज वन ऑफ द आइसोटोप्स। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का भी एक आइसोटोप ले लेते हैं अपन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। और अपन ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है बट देयर एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एलिमेंट्स और एटम व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 8, इसका भी न्यूट्रॉन 8 है और इसका भी न्यूट्रॉन 8 है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर अपन चेक करेंगे न्यूट्रॉन, तो इसमें 8 हो जाएगा दैट इज 14 माइनस 6, इसमें हो जाएगा 15 माइनस 7 और इसमें हो जाएगा 16 माइनस 8। तो सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 8। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। You know the representation, इस रिप्रेजेंटेशन को याद रखना कि जो ऊपर अपन लिखते हैं वो न्यूक्लियॉन्स हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आप दोनों लिखते हो, और जो आप नीचे लिखते हो यहाँ पर 6 7 8 लाइक दैट, वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो आप इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करके हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, we can say that isoelectronic species. Isoelectronic का मतलब Same होता है number of electrons. which have, iso मतलब सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रेडिक्ट करना होता है, दैट इज कॉल्ड isoelectronic. So elements are the right ना molecules, so atoms or molecules और आयंस और स्पीसीज लिख सकते हैं पर ठीक है, आयंस, एटम, स्पीसीज, मॉलिक्यूल्स, मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं which has same number of electron, same number of electron। तो अपन थोड़ा सा मतलब एग्जांपल लिख सकते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए।
जैसे अपन लिखेंगे भाई, एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक एग्जांपल अपन ऐसे ले लेते हैं, दैट इज अगर मेरे पास सोडियम आयन है और मैग्नीशियम आयन है, तो अपन को पता है दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही होंगे। इसमें 11 प्रोटॉन होगा, एक राइट ना, इलेक्ट्रॉन तो हमने हटा दिया, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर आप एल्यूमिनियम भी लिखोगे तब भी मैं बता सकता हूं, अगर एल्यूमिनियम 3+ है तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं कि भाई किसी में भी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अपन को कोई डाउट नहीं होगा। सो वी आर एबल टू टेल दैट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें अपन ऐसा ही नहीं है कि भाई कैटायंस ही लिखेंगे, अपन एनायंस भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो भी इसको 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या फ्लोरीन जिसके पास 9 होता है, अगर अपन उस पर एक नेगेटिव चार्ज लिखेंगे तो इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से अपन एग्जांपल बता सकते हैं। एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अपन वैसे भी बता सकते हैं भाई, हाउ टू गेट दैट, कि भाई कैसे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल बता सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ कैटायंस और एनायंस होंगे, हमें तो पेयर ऑफ वो मॉलिक्यूल या आयन चाहिए जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं इसमें लिखूं कि मेरे पास CO2 के 6+16 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, और इसमें मतलब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेके दूसरा मैं आयन ले लेता हूं। सो NO2 लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 16 तो आ गया, इसके 7 थे तो अपन इसको NO2 पॉजिटिव लिख लेता है, तो ये भी 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ मतलब है कि हमारे पास दो पेयर्स जो गिवन है, अगर उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, then it is called isoelectronic species, उसको अपन isoelectronic। ठीक है, so that is the isoelectronic and few terms which we have studied। अब अपन मॉडल्स ऑफ एटम देख सकते हैं। ये कुछ टर्म्स थे जिससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, और क्वेश्चन फ्रेम के मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स हमें आइडिया होना चाहिए, और एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर आयंस गिवन है तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन तो हमें बता ही सकते हैं। या क्वेश्चन गिवन हो हमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो अपन कैसे कंपेयर करके बताएंगे वो मैंने आपको बताया। मॉडल्स ऑफ एटम की बात करते हैं अपन, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम। So structure of atom. The first model of atom was given by J.J. Thomson. Thomson. So first model is Thomson model. Model is the Thomson model. Model of atom. तो अपन very first model की देखते हैं कैसे होता है वो। First model of atom कैसे था वो अपन चेक कर लेते हैं। तो what he says कि देखो भाई, जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है शेप, मतलब फुटबॉल जैसे दिखता है, उतना बड़ा नहीं होगा, वो तो माइन्यूट होगा, बट अपन बता रहे हैं कि वो कह रहा था कि भाई मतलब स्फेरिकल शेप होता है, स्फीयर के शेप। सो स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप मतलब वेरी फर्स्ट एटम में ही अपन को पता चल गया था कि वो स्फेरिकल शेप में होता है। दूसरा उसने कहा most of the part is covered with a positive charge. Most of the surface is covered with a positive charge. So most of surface is covered with positive charge. With the positive charge. So most of the surface is covered with a positive charge and few negative charges present. Few negative charge is present. Charge is present on the surface. On surface.
तो ये बिल्कुल वैसे ही था कि अगर हम चेक करेंगे तो जैसे वाटरमेलन होता है, अभी तो समर्स भी है, अगर अपन उसे कट करें बीच से तो अपन को पता है पूरा रेड दिखता है, अगर अच्छा है तो, राइट ना? तो पूरा रेड दिखेगा अपन को, अगर रेड दिखेगा तो उसमें ना आप अज्यूम कर लो कि जो रेड वाला पार्ट है ना, वो आपका पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही दिखेगा। और जो उसमें सीड्स हैं, ब्लैक ब्लैक थोड़े थोड़े सीड्स दिख रहे हैं, वो आप नेगेटिव चार्ज अज्यूम करो, मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज होगा, बाकी अब पॉजिटिव चार्ज ही था, थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज। तो दैट इज कॉल्ड, एक तरीके से ये हो गया कि हमने कुछ रेड बनाया और उसमें पुडिंग कर दिया, एक एक मतलब अपन ने उसको थोड़ा थोड़ा सीड्स रख दिया उसमें, जैसे केक एक बनाते हैं, थोड़ा उधर उधर कुछ कर डाल देते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। सो इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है ना? सो इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। तो अब अपन को आज ये बात अपन को पता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो सरफेस पे होता ही नहीं, इट इज द नेगेटिव चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन होता है सरफेस पे, तो पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में होता है। बट वन स्टेटमेंट व्हाट वी हैज गिवन इज वेरी ट्रू। उसने क्या बताया था अपन को, थॉमसन ने, द एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, इन नेचर। ये तो आज भी पता है अपन को, ये तो आज भी प्रूफ है, मतलब आज भी एप्लीकेबल है ये तो। मतलब वेरी फर्स्ट मॉडल में थॉमसन ने हमको बता दिया था कि एटम न्यूट्रल होते हैं, बस उससे गलती क्या हुई, उसने नेगेटिव चार्ज को अंदर बताया और पॉजिटिव चार्ज को सरफेस पे बताया, बस। जबकि उल्टा होता है, नेगेटिव चार्ज सरफेस पे होता है और पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बट इवन दो उसने ये सेंटेंस तो वेरी फर्स्ट मॉडल में दिया कि एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ये बड़ी बात थी कि उसने एटम को न्यूट्रल, बस उसके हिसाब से अगर न्यूट्रल है तो नेगेटिव चार्ज इनसाइड द स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द स्फीयर। सो दैट इज, कोई बात नहीं, बट दैट वाज द फर्स्ट मॉडल। अब इसमें अपन को ये प्लम पुडिंग मॉडल, इसको अपन रेजन मॉडल भी कहते हैं, है ना? इसको अपन रेजन मॉडल भी कहते हैं। रेजन मॉडल का मतलब हो गया, जैसे मतलब आप अंदर सीड्स हैं, थोड़े से सीड्स, और बाकी सर वो जैसे सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, फ्यू नेगेटिव चार्जेस few प्रेजेंट negative charges ऑन है present on the surface, ओके few सर। negative charge is present on the surface, surface पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बता रहा था वो अपन को, बस यही था। ये फर्स्ट मॉडल था। अब अपन सेकंड मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। तो ये फर्स्ट मॉडल था, इसमें से मोस्टली अपन को ये पूछ सकते हैं कि भाई एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपन से पूछेंगे, बहुत कुछ है पूछने के लिए, तो इसमें से ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले अपन से, अगर जरूरत भी नहीं उसकी तो पढ़ा क्यों दिया फिर? पढ़ना तो इसलिए कि बेटा अपन को पढ़ना है इसलिए पढ़ाया, वरना इसकी जरूरत नहीं है अपन को, है ना? सेकंड मॉडल इज, सेकंड मॉडल द रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, है ना? सेकंड मॉडल इज रदरफोर्ड मॉडल। तो अपन का जो क्वेश्चन आएगा ना मेनली, वो अगर इससे कुछ पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि क्या थॉमसन ने ये बताया था कि एटम न्यूट्रल होते हैं, बिल्कुल बताया था, वही तो मेन पार्ट था उसका, वेरी फर्स्ट मॉडल। इसको हटा रहा हूं मैं। आइसोटोप आइसोबार और वो सब पोर्शन में है कि नहीं है, मतलब हाँ हाँ, क्यों? वो तो रेडियो एक्टिविटी है। आपने बोला ना कि आप अभी नहीं पढ़ाने वाले थे इसके लिए। नहीं नहीं, रेडियो एक्टिविटी का अगर वो पढ़ा है तो अपन तो पढ़ेंगे भाई, तो थोड़ा थोड़ा देखो। एक्चुअली क्या ना, जैसे मैं पढ़ाने के बाद बोल देता हूँ कि किस सेंटेंस की अपन को जरूरत है, तो जैसे इसमें वो न्यूट्रल वाला पार्ट और जो जिसकी जरूरत थी वो मैंने लिख दिया कि भाई उतना आपको पता होना चाहिए, जितनी जरूरत थी वो मैंने आपको लिख दिया और उतना आपको पता होना चाहिए, ये है। अब अपन रदरफोर्ड मॉडल पे आएंगे, यहां से अपने क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे, और एक्चुअली रदरफोर्ड मॉडल ही अपन कहेंगे जहां से अपन को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, रदरफोर्ड मॉडल। तो अपन कहेंगे रदरफोर्ड मॉडल में व्हाट ही हैज डन, ही हैज bombarded
the gold foil with alpha particles. So he bombarded the gold foil with alpha particles. तो बहुत सारे, एक अगर गोल्ड फॉइल है अपने पास, तो अपन सबको पता है कि भाई उस गोल्ड फॉइल पे, ऐसे गोल्ड फॉइल होगा अपने पास, उस पे अगर अल्फा पार्टिकल आके बॉम्बार्ड करेंगे तो उधर तो बहुत सारे एटम्स होंगे। तो हम अल्फा पार्टिकल इज अ बीम ऑफ लाइट, तो उस बीम ऑफ लाइट को एक पिन पॉइंट, मतलब एक एटम के लिए भी पढ़ सकते हैं, वो इतना छोटा बीम ऑफ लाइट बना सकते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक एटम, क्योंकि जैसा हम एक एटम के लिए लिखेंगे वो वैसा ही कंप्लीट फॉइल के लिए भी बताएंगे अपन, जैसा एक एटम के लिए बताएंगे। तो पहले अपन एक फॉइल अज्यूम कर लेते हैं, उस पे एक एटम, सो गोल्ड फॉइल, जिस पे एटम जो होगा वो अपन एक एटम बना देते हैं, और ये एक एटम है जो गोल्ड फॉइल में था, जिसको अपन एक एटम को स्टडी करना शुरू कर रहे हैं और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो अपन कहेंगे एक गोल्ड फॉइल ले लेते हैं अपन, और उससे अपन पढ़ते हैं गोल्ड फॉइल से। तो अब यहाँ पर ये मान लेते हैं अपन कि गोल्ड फॉइल पे एटम है, एटम विच इज लाइक दिस ना, ऐसे उसमें न्यूक्लियस होगा स्फेरिकल, उसमें शेल्स भी होंगे एटम में, वो अपन को पता है। यहां पर अपन ने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा लिया, दिस इज अ फोटोग्राफिक प्लेट, अपन लिख देते हैं भाई दिस इज अ फोटोग्राफिक प्लेट। और फोटोग्राफिक प्लेट का क्या रोल होता है वो अपन को पता है, मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, दैट इज अ फोटोग्राफिक प्लेट। और दिस इज अ गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस, फॉइल ऑफ थिकनेस मतलब एक अपन ने पेपर फॉइल जैसे होता है वैसे। सो गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस, तो थिकनेस काफी कम होता है, ऑफ थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर है। सो इट इज वेरी थिन, और गोल्ड को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन दिस थिकनेस, बिकॉज गोल्ड इज अ वेरी, राइट ना, उसका मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होता है। जब अपन इस पे अल्फा पार्टिकल को पास करेंगे, इस पे फॉल करेंगे ना, गोल्ड फॉइल ऐसे पूरा फॉइल है, तो अपन जब इस पे फॉल करेंगे ना गोल्ड फॉइल पे, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रेट ऐसे पास कर जाते हैं, मतलब विदाउट एनी डिफ्लेक्शन और विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, वो सीधा सीधा पास कर जाते हैं। तो जो गोल्ड फॉइल होते हैं, अपन कहते हैं वो गोल्ड फॉइल जो है वो ऑलमोस्ट 99% जो होते हैं, दैट इज अराउंड 99% पास्ड स्ट्रेट। तो अराउंड 99% जो रेज होंगे अल्फा रेज, द अल्फा रेज आर डबली आयनाइज्ड हीलियम आयंस, अल्फा रेज दैट इज हीलियम आयंस ऐसे होते हैं, वो 99% जो होते हैं वो स्ट्रेट पास कर जाते हैं। कुछ रेज जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सो फ्यू रेज आर डिफ्लेक्टेड, वी कैन राइट दैट वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड, सो वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड, है ना। और आप वेरी फ्यू का मतलब समझ सकते हो कि जब 99% स्ट्रेट पास कर गया तो बचा 1%, और 1% में से भी हमको डिफ्लेक्शन बताना है। And very few of them is reflected back. So very few of them has been reflected back. Few are reflected back. So reflected back matlab you can write that 1 out of 20,000 they are reflected back. So अगर 20,000 rays को मैंने fall किया तो 1 rays will reflect back, और अगर 1 lakh को fall किया तो 5 rays will reflect back, like that.
अब वेरी फ्यू आर रिफ्लेक्टेड बैक, ये तो अपन को वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है कि मतलब ऑलमोस्ट ऑल द रेज हैज बीन पास स्ट्रेट लाइक दैट, वी नो दैट, ये ठीक है, वो आपने यहाँ लिख दिया तो हम अपने आप ही कर लेंगे, इट्स अ गोल्ड फाइल, वी नो दैट। ही डिवाइडेड एटम इन टू पार्ट, सबसे पहले एटम को डिवाइड करके किसी ने पढ़ा था तो वो रदरफोर्ड था। ही डिवाइड एटम इन टू पार्ट, एटम इन टू पार्ट, एक था न्यूक्लियस पार्ट, इसका मतलब सबसे पहले जो वर्ड यूज किया ना न्यूक्लियस, वो रदरफोर्ड ने किया, मतलब न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। एंड द सेकंड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट होगा वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा। तो पहले पर न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस वाले पार्ट को, तो मैं न्यूक्लियस वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा, दैट इज व्हाट आर द पॉइंट्स वी कैन राइट दैट अबाउट द न्यूक्लियस। It contains positively charged particles, positively charged protons। हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इससे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और ये जाके उसको कोलाइड नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे जैसे उधर जाएगा उसका रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आऊंगा तो वो दूर से ही रेज वापस चला जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमें पता चला कि न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। ऑलमोस्ट entire mass of atom is present inside the nucleus, almost entire mass of atom, mass of atom is present inside the nucleus, inside nucleus। इसका जो टोटल मास है एटम का वो जनरली न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। दैट वाज द ऑब्जर्वेशन गिवन बाय द रदरफोर्ड। अभी ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट्स अपने आप लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द रेज पास स्ट्रेट, वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड, लाइक दैट, वो सब आप लिख सकते हो, जो यहाँ पर बना हुआ है उसको वर्ड्स में आप लिख सकते हो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट अपने आप बना सकते हो, अगर अपन को लिखना है, स्कूल में लिखने के लिए आएगा अपन को। तो अब नाउ व्हाट इज ऑब्जर्व्ड बाय हिम इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, of nucleus of atom, nucleus of atom varies from 10 to the power of minus 12 to 10 to the power of minus 15, minus 13 centimeters, like that we can write. Can vary from 10 to the power of minus 13 to 10 to the power of minus 16 centimeters. And what he says is the size of atom varies from, and size of atom varies from, that is 10 to the power of minus 8 to 10 to the power of minus 10 centimeters. So size of atom varies from this to this size, whereas the nucleus varies from this to this size. So like that we can write the sizes. Now mostly we say that again, this is the size of atom and size of
न्यूक्लियस, तो अपन बता सकते हैं द रेशियो साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। अगर हम साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियस का रेशियो कैलकुलेट करें तो अपन कहेंगे भाई देख रेडियस रेशियो ले लेते हैं, अपन रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ऑफ दैट इज वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ले लेता हूं। हमको बताया गया कि न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होता है और एटम भी स्फेरिकल होता है, वो तो वेरी फर्स्ट मॉडल में ही बता दिया गया था। दिस विल बी इक्वल टू 4/3 बिकॉज वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और स्फीयर वॉल्यूम का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये एटम का रेडियस है और ये 4/3 पाई आर क्यूब न्यूक्लियस का रेडियस है। हम साइज का मतलब होता है डायमीटर, तो एटम का मैक्सिमम साइज अपन कहेंगे, अगर अपन एटम के साइज को 10⁻⁻13 ले लें तो एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज दोनों ही ले लेते हैं और अपन कैलकुलेट करते हैं। एटम का लार्जेस्ट साइज विल बी दिस, ये हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे भाई दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप रेडियस लिख रहे हो 10⁻⁸ तो डिवाइड बाय 2 करना होगा मुझे, तो 10⁻⁸ डिवाइड बाय 2 इज साइज, तो इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लिया। साइज का मतलब जनरली डायमीटर होता है। इसका क्यूब ले लेते हैं और डिवाइड बाय कर लेते हैं अपन सेंटीमीटर ना, दिस विल बी द साइज ऑफ एटम, तो मैं इसको 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब ले लेता हूं, ये तो कैंसिल हो गया। रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लिखना था मुझे, तो मैंने रेडियस कैलकुलेट किया, सो द रेडियस व्हाट आई गॉट इज 2, तो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड बाय 2 दोनों में, सो आई गॉट दैट 10⁻⁸ का क्यूब डिवाइडेड बाय 10⁻⁻13 का क्यूब। क्या तुम मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो इसमें कितना वैल्यू आएगा मेरे पास? अगर बता सकते हो तो बताओ भाई। 10⁵. तुमने चेक कर लिया? तो 10 टू द पावर Yes. ऑफ 5. और क्यूब भी है ना इसमें, तो बस. 10 की पावर 5 का क्यूब आएगा ना, Yes. तो 10 की पावर 15 आ जाएगा फिर तो अपने पास। भाई 10 की पावर -8 और 10 की पावर -8 टू द पावर ऑफ 3, तो 8 3 24 होगा ना, दैट विल बी 10 की पावर -24, और डिवाइडेड बाय कितना था 10 की पावर -13 और फिर उसका क्यूब, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर 3, दैट इज 9 39 -39। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे अपन तो कितना बचेगा अपने पास 1/10 की पावर -15, तो 10 की पावर 15 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर 15। किसी को डाउट नहीं? एवरीबॉडी गॉट इट? सबका समझ में आया? ठीक है भाई, अब देखो ये रेशियो था एटम और न्यूक्लियस का, मतलब इसका रेशियो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 की पावर 15 डिवाइड बाय 1 आ रहा है। दिस इज कमिंग डाउन टू बी 10 की पावर 15 डिवाइड बाय 10 की पावर 1, दैट इज ओनली 1, नॉट 10 की पावर 1, ओनली 1। मतलब एटम इज न्यूक्लियस के कंपैरिजन में जो एटम का साइज है वो 10 की पावर 15 टाइम्स बड़ा है। मतलब न्यूक्लियस के कंपैरिजन में जो एटम का साइज है वो 10 की पावर 15 टाइम्स बड़ा होगा। ये रेशियो कैलकुलेट करके बता रहा है। सर वो डिवाइडेड बाय 2 कहाँ से आया? ये साइज का मतलब अपन ने यहाँ पर साइज लिखा ना, तो साइज का मतलब होता है डायमीटर, और अपन को 4/3 पाई आर क्यूब रेडियस चाहिए, तो क्या करूं मैं बताओ? 2 से डिवाइड करूं? यस सर। करेंगे ना डायमीटर को? हाँ सर।
तो इसलिए मैंने उसको 2 से डिवाइड करके, और दोनों वैसे भी वो कैंसिल होना था, लेकिन फिर भी ना मतलब, और कहीं अगर मैं साइज के लिए फिर रेडियस लिखूंगा तो तुम कहोगे सर पहले तो आप साइज के लिए डायमीटर बोल रहे थे, अभी रेडियस बोल रहे हो, तो साइज का मतलब हमारे लिए डायमीटर होगा। राइट? तो अपन इसको मतलब इसमें आप 12 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 12 नहीं कर सकता, मैं 12 भी कर सकता हूँ, बट न्यूक्लियस और मुझे मैक्सिमम वेरिएशन चाहिए था, इसलिए वैसे किया मैंने। भाई न्यूक्लियस सबसे छोटा और सर। एटम सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा वेरिएशन के लिए। बोलो। वो कैलकुलेशन वाले पार्ट का फोटो आप ग्रुप में भेज लोगे क्या? मेरे स्क्रीन पे पूरा ब्लर आ रहा है। स्क्रीन पे ब्लर आ रहा है मतलब, लेकिन स्क्रीन पे तो ब्लर आई नहीं मीन है। मेरे नेट पे, मेरा नेट सही नहीं है, मेरे पे ब्लर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी आर एबल टू टेल। अब अपन कहेंगे देखो, एक बात देखो, इसका साइज जो है ना 10 की पावर 15 टाइम ज्यादा है न्यूक्लियस के साइज से। अच्छा, फिर तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मैं एक डॉट लगा देता हूं अपने रूम में, मतलब इसको रख देता हूं एक रूम में, छोटा सा आयरन बॉल, और फिर उसका 10 की पावर 15 टाइम करूंगा तो ऑलमोस्ट रूम के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही तो दिखेगा अपन को। वो बॉल है एक छोटा सा, और उस इधर एक छोटा सा बॉल है आयरन बॉल, इसके निप के जैसा। फिर उसमें 10 की पावर 1 करूं, 10 की पावर 2 करूं, मतलब 100 टाइम्स, 10 की पावर 3 करूं तो 1000 टाइम्स, उसका 1000 टाइम्स। ऐसे करते करते अपन 10 की पावर 15 टाइम तक अगर जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि एक रूम में अपन ने एक बीच में एक डॉट लगा दिया, ऐसे दिख रहा है। अच्छा, ऐसे होता है एटम, इतना खाली होता है, तो न्यूक्लियस में सब कुछ होता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो ऐसे कहा अपन कि 99% रेज पास स्ट्रेट, बिकॉज कुछ होता ही नहीं, खाली पड़ा होता है। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है भाई, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, आपने बता दिया कि इसका साइज 10 की पावर 15 टाइम छोटा है एटम के साइज से, ठीक है, मान लिया मैंने। अब ये बताओ कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो इधर घूम रहे होंगे ये सेल्स में, ये तो हमें पता है ना कि इलेक्ट्रॉन सेल्स में घूम रहे होते हैं, तो फिर ये पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। तो अब ये बताओ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इसको एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि उसका चार्ज बहुत कम होता तो अपन ने कहा और भाई इसका मास इसके मास से, भाई हीलियम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ हीलियम, तो अपन कहेंगे भाई मास ऑफ हीलियम होता है 4 AMU, 1.66 इंटू 10 की पावर -24, और -27 kg कर लेते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -3 होता है। 31. तो इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास 10 टू द पावर ऑफ ये -27 होता है, और वो -31 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, इन दोनों में डिफरेंस कितना, 10 की पावर 4 का है ना। Yes, sir. इसका मतलब है इन दोनों में मास 10,000 टाइम्स ऑलमोस्ट मास का डिफरेंस होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास 10,000 टाइम्स कम है मास ऑफ हीलियम से। तो अपन कहेंगे भाई मास कम होने से क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई मास कम होने से बहुत कुछ हो जाएगा भाई। मतलब अल्फा पार्टिकल अपने स्पीड से जा रहे हैं, और बीच में इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा, मतलब तो इलेक्ट्रॉन को हटाता हुआ सीधा निकल जाएगा। ये इट विल बी लाइक दैट ना, जैसे वो ट्रेन का इंजन आ रहा है और हम जाके रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाए कि हम रोक के रहेंगे, क्या होगा हमारा, वही इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो इसका मास बहुत ज्यादा है ना इसके कंपैरिजन में, तो जब ये आके उससे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन हट जाएगा अपने इस पाथ से और वो सीधा निकल जाएगा, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है इसको, तो उसके मास में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मान लिया। न्यूट्रॉन उसके तरफ अब्जॉर्ब हो सकते हैं ना, लेकिन कैसे? क्योंकि उनका मास कम होता है तो इजीली अब्जॉर्ब हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बोलते हैं अपन, बिल्कुल बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था अपन।
ठीक है ना। फिर अपन सर बोलते डाउट हैं, हाँ बोलो। सो बट फिर वो गोल्ड का जो फॉइल था वो आयोनाइज हुआ था तब एक्सपेरिमेंट हुआ। आयनाइज हो इलेक्ट्रॉन जो अब तो अपन तो आयनाइज हो भी जाए तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। व्हाइट है सो हम तो न्यूक्लियस थोड़ी आयनाइज होता है। अब तो न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर वहां से इलेक्ट्रॉन जंप हुए तो अपन बता देंगे कि शेल में इलेक्ट्रॉन थे जो जंप होके बाहर चले गए, आयनाइज कर दिया। वही तो बताएंगे अपन इसको जाके, या तो वो डिस्प्लेस कर दे या उसको उड़ाता हुआ चला जाएगा। उड़ाता मतलब वो आयनाइज करता हुआ चला जाएगा। हमें तो ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना, वो कि एक न्यूक्लियस है दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, तो अगर आयनाइज करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। हम तो इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी को डाउट नहीं। अब अगर मान लो ये अपने पास ऐसे है, ये सेटअप आपने सब कुछ देख लिया, आपको समझ में आ गया। मैं कहूंगा मेरी मर्जी, मैं तो एल्यूमिनियम लूंगा, गोल्ड नहीं लूंगा। बताओ क्या प्रॉब्लम। तो अपन कहेंगे देख भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बात तो ये कि इतना थिन शीट में एल्यूमिनियम कन्वर्ट नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये गोल्ड था, है ना, जब ये गोल्ड था तो गोल्ड के केस में ही हमको क्या हो रहा था, इसका एटॉमिक नंबर 47 था। तो गोल्ड के ही केस में हमको क्या हो रहा था कि भाई जब ये गोल्ड है तो वहां पर 47 प्रोटॉन थे, उसमें ही फ्यू डिफ्लेक्टेड हो रहे थे। और इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, तो डिफ्लेक्शन पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा भाई। एक तो इसका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा कम होगा क्योंकि प्रोटॉन कम है। तो अगर मैं गोल्ड की जगह कोई दूसरा एटम लेता हूं तो भाई मुझे वो एटम लेना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो, तो मुझे डिफ्लेक्शन कुछ दिखे, वी आर एबल टू कैलकुलेट सम डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर एल्यूमिनियम जैसे एटम लोगे तो मैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए अच्छा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें वो एटम चूज करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, क्योंकि उस केस में डिफ्लेक्शन अपन को ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो अपन कहेंगे कि भाई we can take any metal foil but we prefer to have a metal foil with large number of proton in the nucleus. So we can क्या सारे प्रोटॉन्स का proton का मास। नहीं, प्रोटॉन का और तो मास अपन को लेना ही नहीं ना। हाँ वो भी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ना फिर, और डिफ्लेक्शन तो ज्यादा होगा तो नोन था कि गोल्ड का ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का कम होता किसको, है। रुदरफोर्ड। नहीं नहीं, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है गोल्ड, मतलब एल्यूमिनियम का कम होता है गोल्ड का ज्यादा, मतलब हमें कैसे पता। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस टाइम पर भी वो लोग को पता था क्या, इसके लिए वो लोग ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, हमने तो उसने तो उसलिए किया होगा क्योंकि इतना पतला गोल्ड ही हो सकता यस। है ना। ये तो अपन बना रहे हैं भाई, अपने लिए थोड़ी कहेंगे कि भाई हम तो रदरफोर्ड मॉडल पूछेंगे उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको कि मेरी मर्जी, मैं तो ये करूंगा, बताओ क्या गलती है, हम क्या गलती कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो अपन से ऐसे पूछेंगे तो अपन बताएंगे नहीं भैया ये गलती है और इसमें ये गलती कर रहे हैं, तो ये अपन आंसर देंगे। यही चीजों से तो क्वेश्चन पूछेंगे, सीधा सीधा थोड़ी पूछेंगे वो बताओ गोल्ड फॉइल कितने थिकनेस का लिया था, बताओ कितना रेडियस होता है, ऐसे कौन पूछने वाला। वो तो इसमें चेंजेस करेंगे, इसमें चेंज करके पूछेंगे बताओ हम क्यों नहीं ले सकते दूसरा को, एल्यूमिनियम लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो अपन ये क्या, वी मस्ट ऑलवेज चूज, वी कैन टेक एनी मेटल फॉइल but the metal with large number of proton gives better result of deflection.
वो अपन को बेटर रिजल्ट ऑफ डिफ्लेक्शन देगा। एक बात, बाकी अपन गोल्ड की जगह हाँ यहाँ कॉपर ले लो आप, प्लेटिनम ले लो आप, ये भी ठीक है। बाकी बहुत कम एटॉमिक नंबर वाला नहीं, एटॉमिक नंबर वाला नहीं लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, to calculate nucleus of atom, nucleus of any atom, सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने क्या डिसाइड किया कि भाई अगर हमें किसी एटम का न्यूक्लियस, टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इधर रेडियस ज्वाइन किया मैंने है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। उसने कहा कि भाई अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट करना है, तो अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये वैल्यू कभी कभी वेरिएशन वो देता है अपन को, वरना अपन यही यूज करेंगे -13, ये -13 उसने पहले बताया था अपन को कि -13 लेना है अपन को, मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर ऑफ 1/3 सेंटीमीटर्स, वेर ए इज अ मास नंबर। यहां पर उसने कहा था वेर ए इज द मास नंबर। तो रदरफोर्ड के हिसाब से अगर हमें किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट करना है, तो उसने कहा आप ये फॉर्मूला यूज करके बिल्कुल कैलकुलेट करके बता सकते हो। अगर जरूरत है तो आप किसी के लिए भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो। मास नंबर अपन को पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज द मास नंबर। तो अपन किसी भी एटम, किसी भी राइट ना, एटम के न्यूक्लियस का साइज, अगर रेडियस अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं, और मास नंबर अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना। तो मैं एक सर क्वेश्चन इसका फोटो दे दो। अरे यार फिर मुझे मोबाइल लेने जाना पड़ेगा, पहले रुक जाओ। फोटो 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 तो दिस इज अबाउट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अपन लिखेंगे, ये तो उसने बताया था, अब अपन ड्रॉबैक भी लिख सकते हैं इसके, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, उसके ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं वो भी लिख सकते हैं अपन, है ना। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स वो लिख लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। P2 बैच वैसे तो ना ऐसे, वैसे वीडियो में देख सकते हो, अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा बेटा मैं। सर अब भी कर देना फिर। अभी कर दूंगा आज, मतलब तुम लोगों को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है वो, नहीं तो सर मेरी अभी क्लासेस होती ना, तो क्लासेस में मैं बिजी हो जाता हूँ, फिर तुम लोग याद दिलाते ओके हो। सर। नहीं वैसे मैंने फोटो निकाल दी, भेज दिया, ये तो भेज दिया मैंने, लेकिन अगर शाम तक नहीं किया ना मैंने 7 o'clock तक, तो याद दिला देना, क्योंकि मेरी क्लास है अभी सुबह से, आज क्लासेस चल रहे हैं, तो अभी फिर क्लास है इसके बाद, तो मैं उसके बाद कर दूंगा पक्का। तो ये अपना सेकंड मॉडल है, इसके ड्रॉबैक्स, और इसमें इसको अच्छे से रिवाइज करके आना नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ है पढ़ने का, ये तो शुरुआत है अभी, है ना। तो अपन नेक्स्ट टाइम अपना रदरफोर्ड ओके मॉडल सर। खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ के आना, तो नेक्स्ट टाइम अपना रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलो भाई अभी इतना ही है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, इसको अभी Thank you, अपलोड कर sir. दीजिएगा सर। बिल्कुल अपलोड कर दूंगा 100%, ठीक है। सर थैंक्स एक डाउट है बोलो। सर, ये एक्सपेरिमेंट के वक्त कुछ ट्रांसम्यूटेशन देखने को नहीं मिला था रदरफोर्ड को? नहीं नहीं नहीं, उसने, क्योंकि अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हुआ था ये वाला, तो उसको पता था कि न्यूक्लियस ब्रेक होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल उसने थोड़ा स्लो रखा था,
ठीक है ना, तो आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन इसमें नहीं देखने को मिला। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।